हेलो बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं खून चूसने ज़रूर आऊँगी और आ गई हूँ मैं आपका खून चूसने कुछ दो बीमारियां लेकर जो काफ़ी लोगों का सर चकरा देती है जब इनके क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आज ही आपको ये बीमारियां याद हो जानी चाहिए। वैसा कुछ समझा के मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप इसको समझ पाएँ। तो L13 हम लाए हैं और चैप्टर आपको पता ही है कि क्या चल रही है कहानियाँ, और ये सारा हमारा चैप्टर फ्लो था जिसमें हम आनुवंशिक विकार पर आ गए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हीमोफीलिया, जो जग जाहिर है अपने आप में रॉयल है, और उसके बाद वर्णांधता पढ़ने वाले हैं। दो ही बीमारियां पढ़ेंगे, छोटा छोटा डोज ही दूंगी आपको। अगर चारों बीमारियां एक साथ पढ़ा दी तो सब वही खिचड़ा बन जाएगा जैसा कि बुक में दे रखा है। ठीक है, हम एक एक करेंगे, शांति से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? बोर्ड के नजरिए से भी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में हालांकि सीधे सीधे क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, कोई ऐसे उलटफेर नहीं की गई है। हम क्वेश्चंस भी करेंगे क्या क्या बोर्ड में आए हुए हैं पिछले बोर्ड में, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में थोड़ा सा मामला कठिन है। ठीक है, इसलिए उस हिसाब से पढ़ें। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया, हीम का मतलब होता है आयरन और फीलिया का मतलब होता है मतलब उस आयरन में कोई गलती। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई मतलब नहीं है। हमारी बॉडी में एक हीमोग्लोबिन होता है क्योंकि उसमें भी क्या होता है? आयरन यानी हीम होता है। तो वही हीमोग्लोबिन से ये वर्ड लिया हुआ है कि हमारे हीमोग्लोबिन में मतलब ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसमें कुछ फीलिया मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई है वो भी हम पढ़ेंगे। पहले डिजीज का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, थोड़ी सी इज्जत कर लेते हैं इसकी। हीमोफीलिया एक रक्त विकार है जिसमें एक महत्वपूर्ण रक्त स्कंदन करता कारक यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है। अंत रक्त का स्कंदन बहुत ही देर अथवा होता ही नहीं। रोगी के शरीर में हुआ एक छोटा सा घाव जानलेवा साबित हो सकता है। क्या कहानी है ये कि जो हीमोफिलिक पेशेंट्स होते हैं, जिनको हीमोफीलिया बीमारी होती है, अगर उनको कहीं चोट लग गई है ना, मान लो ये आपका पैर है ना, किसी का भी पैर है, आपका मैं मतलब इतना गंदा पैर बनाया, ठीक है, पैर है, इस पर कट लग गया तो क्या हो जाएगा भाई? ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। अब रेड आपको कलर दिखता नहीं है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और नॉर्मल हमें भी होती है ब्लीडिंग, लेकिन ये ब्लीडिंग क्यों स्पेशल टाइप की है? क्योंकि इनकी ब्लीडिंग रुकना बंद ही नहीं होती। हमारा क्या होता है, अगर ब्लड निकलता है तो थोड़ी देर बाद सूख जाता है, आपने देखा उस पर लेयर बन जाती है। इसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, यानी ब्लड क्या हो जाता है? क्लॉट हो जाता है, जम जाता है। क्यों ऐसा होता है? ताकि अगर कंटिन्यूसली ब्लड निकलता रहेगा तो हमारे शरीर से सारा ब्लड निकल जाएगा और हमारी मौत हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। लेकिन जो हीमोफिलिक पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है कि ये ब्लड मतलब ब्लड क्लॉटिंग होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि ब्लड की क्लॉटिंग में बहुत सारे फैक्टर्स यानी कारकों का योगदान होता है। फाइब्रिनोजन होता है ना, प्लेटलेट्स होते हैं, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, और भी बहुत सारे फैक्टर ए, फैक्टर 9, बहुत सारे फैक्टर हैं, जमाने भर के फैक्टर हैं, कारक हैं, और उन सब के संयोजन से ही ब्लड क्लॉटिंग होती है। लेकिन हीमोफिलिक पेशेंट में कुछ स्कंदनकारी मतलब वही क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है उनकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती और ब्लड जो है बहता रहता है। और ऐसे ही जब ब्लड बहेगा तो उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु। थोड़ी बहुत चोट लगती है तो ऐसा कोई इंजरी वाले मतलब मेन जो है प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मान लो उसका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में ज़्यादा ही उसके ब्लड निकल रहा है तो फिर कंटिन्यूसली रोड पे उसका ब्लड निकलता रहेगा। आपने सुना होगा ब्लड लॉस होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो जरूरी नहीं कि वो हीमोफिलिक हो है उसकी मृत्यु हो गई है तो, लेकिन हीमोफिलिक के साथ ऐसा होता है। इस डिजीज को रॉयल डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रॉयल डिजीज। क्यों रॉयल डिजीज कहते हैं इसको, या रॉयल बीमारी? रॉयल बीमारी राजघराने की बीमारी है। क्यों राजघराने? ब्रिटेन के राजघराने के बारे में तो आपको पता ही होगा। हाँ, इंडिया के पता हो ना हो, ब्रिटेन के जरूर पता है हमें। ब्रिटेन में राजघराना है जिसकी क्वीन है विक्टोरिया, है ना, वही चलता जाता है वही केस जो है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपने अभी भी वहाँ पे राजघराना रहता है, मतलब वहाँ पे विक्टोरिया के जो वंशज हैं, राजा हैं, अभी न्यूज़ में सुनते हो उनकी शादी हुई और राजघराने में ये हुआ, राजघराने में वो हुआ, ऐसे चलता रहता है। तो वो क्या करते हैं, अपना राज किसी बाहर वाले को देना नहीं चाहते,
है ना। तो वो क्या करते हैं, अपने ही भाई बहनों में, मतलब कजिन वजिन की, भाई बहन मतलब सगे भाई बहन नहीं, कजिन के, मामा के, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, क्या करते हैं, शादियां करवा देते हैं। तो उनके घराने में ये हीमोफीलिया बीमारी थी, विक्टोरिया को, विक्टोरिया जो क्वीन थी उसको बीमारी थी। अब उनको तो पता नहीं था, उस टाइम तो इतनी रिसर्च थी नहीं, उन्होंने वही शादी आपस में की, तो क्या हुआ, ये जो जीन है ये उन्हीं में फैलता रहा और उनके मैक्सिमम राजघराने के जो मेंबर थे उनको ये बीमारी हो गई, हीमोफीलिया बीमारी। इसीलिए राजघराने में हुई थी, तो इसको क्या बोलते हैं, रॉयल बीमारी या रॉयल डिजीज कहा जाता है। क्वीन विक्टोरिया से फैली हुई थी, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं, ये नाम भी याद रखेंगे। ये क्या है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं, ये एक्स लिंक्ड है, मतलब लिंग संलग्न है, वो भी किस पे, एक्स वाले पे। यह एक लिंग संलग्न अप्रभावी है। लिंग संलग्न में भी कौन सी है, ये अप्रभावी, ये बात हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है। रोग है, यह नर शिशु में अप्रभावित वाहक महिलाओं से आता है। ये क्या मतलब हुआ कि इस बीमारी को जानकर, जो मैंने आपको बताया कि लिंग संलग्न में नर जो होते हैं, मेल जो होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही बैड लक के देवता होते हैं। बताया था ना लास्ट क्लास में कि ये जो बीमारियां होती है, मतलब ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव वाली, ये महिलाओं में कम फैलती है और नरों में, मतलब मेल्स में ज्यादा होती है। हालांकि इस बीमारी को फैलाने का ठेका जो है वो महिलाओं ने ले रखा है, महिलाएं फैलाती है लो बीमारियां ऐसे, और होती किसको बीमारी, नरों को होती है। महिलाएं ज्यादातर जो होती तो है, लेकिन ज्यादातर जो है सिर्फ वाहक होती है। वाहक समझते हैं, पहले भी बताया था, जो बीमारी को लेकर जाता है, उसको खुद को बीमारी हो या ना हो, लेकिन वो बीमारी फैलाने का काम करता है, उसको बोलते हैं वाहक। तो महिलाएं जो है वो वाहक का काम करती है और नरों में बीमारियां फैलाती है। कैसे फैलाएंगी, शादी करके, ले आ तुझे हीमोफीलिया फैलाऊं, हम दोनों ही, मैं हीमोफीलिया की वाहक, तू हीमोफीलिया बन जा, है ना, शादी करके। वाहक महिलाएं हीमोफीलिया के विषम युग्मजी होती है। अब महिलाओं में क्यों नहीं होती, महिलाओं में इसलिए नहीं होती क्योंकि महिलाएं कैसी होंगी, विषम युग्मजी, जो मैंने बताया कि अगर एक्स लिंक्ड है तो एक्स लिंक के मैनर में अगर हम बात करें तो महिलाओं में क्या होंगे, 2 एक्स होंगे। लेकिन महिलाओं के पास अगर एक एक्स पे, इस वाले पे हीमोफीलिया है ये, तो मैं H लगा दूं, एक एक्स पे अगर खराब जीन है, भाई ये तो बात सिर्फ मैं बताती आ रही हूँ ना कि भाई जीन जो है वो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन है वो एंजाइम बताएगा, तो जीन की खराबी की वजह से ही ये बीमारियां हो रही है। तो इसके पास एक जीन जो है, एक एलील है, वो तो खराब है, लेकिन दूसरा वाला अच्छा होता है, तो दूसरा वाला डोमिनेंट रहता है, तो डोमिनेंट वाला इस अप्रभावी को क्या कर लेता है, दबा देता है। इसलिए महिलाएं विषम युग्मजी होती हैं, लेकिन कैसी होगी, वाहक होती हैं, बीमारी फैलाती हैं, कैरियर होती है, ठीक है। बीमारी वाली भी हो सकती है, मतलब वो किस कंडीशन में होंगी उनको बीमारी, जब उनके दोनों एक्स पे क्या होगा, दोनों एक्स पे एच होगा, मतलब खराब जीन होगा। लेकिन पुरुष बेचारे बैड लक के देवता, उनके पास है ही एक्स और दूसरा तो वाई है, इसके ऊपर तो वो जीन ही नहीं है हीमोफीलिया वाला, मतलब हीमोग्लोबिन बनाने का। हीमोफीलिया क्यों होता है अभी वो भी बताऊंगी। तो हीमोग्लोबिन बनाने वाला जीन ही नहीं है, तो जो भी हीमोग्लोबिन बन रहा है वो इसी के कारण बन रहा है, और वो भी कैसा, खराब। तो भाई इसको तो बीमारी होनी ही है। बात समझ में आई कि हीमोफीलिया क्यों होता है। हीमोफीलिया को डिजीज होने का कारण है हीमोग्लोबिन का सही से न बनना। तो भाई हीमोग्लोबिन बनाने का ठेका सिर्फ एक्स ने ले रखा है, तो इसके पास तो 2 एक्स थे, एक एक्स अच्छा था तो अच्छे वाले ने खराब वाले को दबा देता है जब वो विषम युग्मजी होता है। अगर दोनों ही खराब है तो फिर वाह चोर चोर मुसेरे भाई। लेकिन इसमें तो भाई हीमोग्लोबिन बनाने का काम एक्स के पास है, वाई के पास तो है ही नहीं, तो जो भी हीमोग्लोबिन बन रहा है वो इसी एक्स की वजह से बन रहा है और वो भी खराब, तो डिजीज तो होनी ही है। बात समझ में आ गई कि क्यों नरों में ही फैल रही है ये। चलो तो अब देख लेते हैं कि क्या है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया की बात हो गई, अब हीमोफीलिया फैलेगा कैसे, ठीक है। तो चलो एक हम ले लेते हैं मादा, यानी कि मम्मी, माता, जो भी बोलो वो ले लेते हैं। मान लो कि ये हीमोफीलिया की क्या है, कैरियर है, वाहक है।
अब वाहक है तो इसका मतलब क्या है कि ये बीमारी तो है नहीं, इसको बीमारी क्यों नहीं है, क्योंकि ये विषम युग्मजी होगी, तो इसको विषम युग्मजी बना दें। यहाँ पे इसके सिर्फ एक जीन जो है वो खराब है, दूसरा वाला जीन अच्छा है, तो ये डोमिनेंट जीन ने इसको कवर कर लिया, तो ये सिर्फ वाहक है। इसका हम संगम एक सामान्य पुरुष जिसको कोई बीमारी नहीं है, मतलब वो कैसा है, XY सिंपल, ठीक है, नर, इससे करवा दी। तो क्या गैमेट बने भाई, पुन्नेट चार्ट बनाने की जरूरत तो नहीं है, और पुन्नेट चार्ट बनाना भी नहीं, क्योंकि इसमें पुन्नेट चार्ट नहीं बनाना, इसमें वो वंशावली वाला ही बनाना पड़ेगा। तो इन दोनों की शादी करवाई तो बच्चे पैदा हुए, ये लो 4 बच्चे, 2-2 युग्मक के 4 बच्चे बना दें, 2 लड़कियां हुई होंगी और 2 लड़के। अब देखो इसका X और इसका X मिला तो लड़की बनी, तो बता देते हैं इसका X कौन सा है, बीमारी वाला, इसका X कौन सा है, अब एक ही कलर में बना दूं, अच्छा वाला, ठीक है, इसका X और इसका X मिला, लड़की बनी। फिर इसका X और दूसरा वाला, इसका दूसरा वाला X और ये वाला अच्छा वाला मिला, तो दोनों अच्छे वाले बने, ठीक है। फिर इसका H वाला और इसका Y वाला, तो ये H वाला और Y वाला लड़का बना। फिर इसका H वाला, इसका अच्छा वाला X वाला और इसका Y वाला, तो ये बना, ये आ गई ना बात समझ में। अगर ये बनाने में प्रॉब्लम है तो साइड में आप रफ में पुन्नेट चार्ट बना लो। देखो इसके 2 युग्मक बनेंगे, H ये 2, ठीक है, और इसके 2 बनेंगे X और Y, ऐसे बना सकते हो रफ में, और फिर यहाँ लिख सकते हो। अब इसके पास देखो खराब वाला H है, खराब वाला H है, लेकिन क्या हम बोल चुके हैं कि ये बीमारी कैसी है, अप्रभावी वाली, मतलब रिसेसिव है। तो रिसेसिव को बीमारी पैदा करने के लिए किसकी जरूरत होती है, दोनों एक जैसे होने चाहिए, क्योंकि इसके पास 2 X है, दोनों पे होना चाहिए, क्यों नहीं तो ये अच्छा वाला X इसको दबा रहा है। तो लड़कियां जो पुत्री होती है वो तो वाहक होंगी, ठीक है, और ये जो पुत्री होगी इसको कोई बीमारी नहीं है, सामान्य। सामान्य होगी, ये पुत्र है XY, लेकिन इसके पास कैसा है, खराब वाला जीन है। वही केस, नर के पास तो एक भी खराब आएगा तो उसको बीमारी हो जाएगी, तो ये है रोगी, जिसको हम बोल सकते हैं हीमोफिलिक पुत्र, ठीक है, और ये सामान्य पुत्र। अब देखो अगर बीमारी की बात करें तो बीमारी का जीन तो माता के पास था, लेकिन गया किसमें है, रोगी कौन बना, पुत्र बना। यानी कि ये जो डिजीज होती है ये माता से पुत्र की तरफ फैलती है, समझे आप, माता से माता में फैलनी, माता से मतलब फीमेल से फीमेल में फैलनी चाहिए थी, लेकिन फैलती कैसे है, फीमेल से मेल में जाती है और मेल से भी फीमेल में जाएगी। इस टाइप की बीमारियों को हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस। ये क्रिस क्रॉस क्या है, इसको ध्यान से रखें, सोचे समझे। क्रिस क्रॉस का मतलब यही हुआ भाई, माता से बेटे में, बेटे से उसकी पोती या जो भी नाती है उसमें जाएगी, मतलब ऐसे क्रिस क्रॉस बनता है। इसमें सीधी सीधी नहीं जाती हमारे हिसाब से, तो भाई माता में जो जीन है वो पुत्री में ज्यादा जाना चाहिए, पुत्री को बीमारी फैलनी चाहिए, लेकिन फैलती किसको है, मेल को। इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं, है ना, इसी को अगर आगे बढ़ाएं हम, तो मान लो हम दूसरे केस में क्या करते हैं, ये रोगी वाला पुत्र ले लेते हैं, रोगी वाला पुत्र ले लेते हैं, इसकी शादी, ये रोगी पुत्र, मतलब अब इसको हम जनरेशन ले रहे हैं, F2 जनरेशन ले रहे हैं, तो ये हमारा नर हो गया, इसका खराब जीन बता दो, इसको क्या है, ग्रीन से डॉट लगा दूं H, इसको बीमारी है। इसकी शादी हमने एक स्वस्थ महिला से करवा दी, इसको स्वस्थ महिला मतलब इसमें कोई भी जीन खराब नहीं है, दोनों अच्छे हैं,
स्वस्थ महिला से करवा दी। ये आपको जो है ना ये ऐसे ही बनाने हैं, मतलब फीमेल के लिए यहाँ पे गोला बनाना है और मेल के लिए यहाँ पे स्क्वायर बनाना है जब जीन बताओगे, जैसे अभी मैंने बनाया। ये फीमेल है, मादा स्वस्थ है एकदम। अब देखो इनके जब बच्चे हुए, वही 4 बच्चे बना दें, जनसंख्या तो हम ही बढ़ाएंगे अब पढ़ पढ़ के। अब देखो इसका खराब वाला x और इसका x क्या बना, हरा डॉट लगा दूं, h तो दिखेगा नहीं, चलो h ही लिख दिया। इसका खराब वाला x और इसका अच्छा वाला x मिलके पुत्री बनी। फिर इसका खराब वाला x और वापस दूसरा वाला x, तो फिर क्या हुआ, फिर पुत्री बनी। इसका खराब वाला x और इसका अच्छा वाला x ये बन गए। फिर इसका खराब वाला x और इसका अच्छा वाला x ये रहा, ये भी पुत्री बनी। इसका खराब वाला x, इसका अच्छा वाला x और इसका y ये पुत्र बना। इसका अच्छा वाला x और इसका अच्छा y तो अच्छा ही है, ये बने। अब देखो नर अगर बीमार था तो पुत्र बीमार होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे देखो पुत्र तो दोनों स्वस्थ है। क्यों? वही क्रिस क्रॉस की वजह से। इसमें क्या होता है, मेल जो होते हैं वो मेल में बीमारी नहीं फैलाते, मेल फीमेल को वाहक बनाते हैं, बीमारी भी फैला सकते हैं अगर दोनों सेम आ गए तो। और नर जो है वो पुत्री में, देखो पुत्रिया वाहक बन गई है, ये रही वाहक, गोल वाली पुत्री है ना, ये वाहक, ये भी वाहक, और नर तो दोनों स्वस्थ है। तो इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस वंशागति या क्रिस क्रॉस बीमारियां। ठीक है, इसमें देखो जनरली क्या होगा, एक जनरेशन जो है वो स्किप भी होती है। मतलब कई बार अगर मेल या फीमेल में से कोई वाहक या रोगी है तो हो सकता है उसके कोई भी बच्चे क्या नहीं हो, बीमार नहीं हो, लेकिन उसके पोते बीमार हो जाए। तो इसमें एक जनरेशन का स्किपिंग भी चलती है। इसको बोलते हैं एक पीढ़ी गैप भी होता है, ये इसकी खासियत है दोनों। एक तो क्रिस क्रॉस से पता चल जाएगा आपको कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, दूसरा एक पीढ़ी के गैप से भी आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। तो ये बात समझ में आई कैसे हीमोफीलिया फैलता है। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको कुछ भी दे देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया वाहक माता और सामान्य नर में करवाया, दूसरे केस में आपको दे दिया बीमार नर और स्वस्थ माता में करवाओ, तो आपको बताना पड़ेगा कितने वाहक रहेंगे कितने बीमार तो इसमें कोई है ही नहीं, देखो सब स्वस्थ है ना। और रिसेसिव वाले में मैंने जब आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्रभावी मतलब बीमारी वाले जो पेरेंट्स है उनके बच्चे भी कैसे हो सकते हैं, अप्रभावित हो सकते हैं, डोमिनेट जो रिसेसिव वाली थी उसमें। तो इसमें वाहक है, बीमारी किसी को भी नहीं है, और यहाँ पे एक रोगी पुत्र था वाय वाला। ठीक है, चलिए इसी तरह होती है वर्णांधता डिजीज, यानी कलर, सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है, वही वैसे ही बनाना है इसको भी, फिर भी हम बना देंगे दोबारा। वर्णांधता क्या है, ये फोटोग्राफ दिख रहा है आपको, ये फोटोग्राफ दिख रहा है, इसमें आपको हरा और लाल कलर दिख रहा है कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है इसमें, ये पता चल रहा है। अगर दिख रहा है तो मुझे लिख के बताओ कौन सा नंबर यहाँ पे दिख रहा है, जल्दी से फटाफट। अगर किसी को ये नंबर नहीं दिख रहा है और लाल और हरा कलर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब उसको वर्णांधता डिजीज है, कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, क्या होता है कलर ब्लाइंडनेस? कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी डिजीज है, हालांकि कलर ब्लाइंडनेस बहुत कलर का होता है, मतलब सबको, किसी को ऐसा होता है बिल्कुल कलर ही नहीं दिखते, सिर्फ ब्लैक दिखता है सब कुछ, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको, जैसे जनरली जो देखा गया है कलर ब्लाइंडनेस में, वो रेड और ग्रीन कलर नहीं दिखता, जैसे अभी मैंने बोला। ठीक है, तो अगर रेड और ग्रीन कलर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको कलर ब्लाइंडनेस है। कौन सा नंबर लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे? 8 नंबर लिखा हुआ है। अगर किसी को दिख रहा है तो बहुत बढ़िया, आप स्वस्थ हैं, नहीं दिख रहा है तो चेकअप करवाइए क्योंकि आपको कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, तो क्या है कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि कलर जो है वो दिखाई नहीं देते। कौन से कलर? या तो रेड और ग्रीन, मतलब पता ही नहीं चलता, उसको सिर्फ ग्रे दिखाई देता है उन दोनों की जगह, बाकी दिखते हैं लेकिन रेड और ग्रीन नहीं दिखता। तो कलर ब्लाइंडनेस का ये प्रॉब्लम है कि ये भी कैसी है, ये वही डिजीज है, अप्रभावी
यानी कि रिसेसिव वाली, और वो भी सेक्स लिंक्ड। वर्णांधता एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है। यह लाल अथवा हरे रंग संवेदी शंकु यानी कि कलर सेंसिटिव कोण के त्रुटिपूर्ण हो जाने के कारण होता है। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि क्या होती है, हमारी आई में एक शंकु कोशिकाएं होती हैं और एक रोड सेल्स यानी बेलनाकार कोशिकाएं होती हैं, जिसकी वजह से हमें कलर दिखाई देते हैं, तो कलर और लाइट की सेंसिटिविटी को बनाती है। तो इनमें वही जो संवेदी कोशिकाएं हैं शंकु वाली, लाल और हरी वाली, वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, या जीन में कोई प्रॉब्लम की वजह से उसे सही से काम नहीं कर पाती। तो इसकी वजह से, त्रुटिपूर्ण होने की वजह से वर्णांधता यानी एक्स क्रोमोसोम पर स्थित कुछ जीन के उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके कारण ही हमें क्या देखने को मिलती है, वर्णांधता उत्पन्न होती है इन जीन में परिवर्तन या उत्परिवर्तन के कारण। क्या है, इसकी भी कहानी सेम रहेगी जैसे उसमें थी, क्योंकि ये रिसेसिव है। तो रिसेसिव कब प्रेजेंट होगा, जब दोनों जीन कैसे होंगे, उपस्थित होंगे, दोनों खराब जीन आएंगे तभी औरतों को बीमारी होगी, आदमी तो बैड लक। ठीक है, चलो तो इसका एक केस देख लेते हैं, बस हम, सेम चीज है हीमोफीलिया जैसी। मान लो हमने क्या किया कि एक, इसमें भी फीमेल जो होंगी वो वाहक रहेंगी क्योंकि उनको डिजीज नहीं होनी है। चलो एक फीमेल ले ली हमने जो कि क्या है, डिजीज कैरिंग है। अब पहले एक बार वाहक बता दिया, एक बार नर बीमारी वाला बता दिया, इस वाली में मैं आपको बीमारी वाली मादा बता देती हूँ। तो ये मादा है, ठीक है, इसमें दोनों, सी का मतलब कलर ब्लाइंडनेस है, तो इसको बीमारी है क्योंकि इसमें दोनों जीन कैसे, क्योंकि अप्रभावी है, तो इसको क्या है, वर्णांधता है। इसकी शादी हमने एक सामान्य पुरुष से करवा दी है, इस पे कोई खराब जीन नहीं है, बेचारा अच्छा है, मतलब XY, इनके बच्चे हुए। कैसे होंगे बच्चे, रिप्रोडक्शन से, पढ़ के आए हो ना चैप्टर। X, इस वाले X को उस वाले से करवाओ तो XC और X, फिर इस वाले X को Y से करवाओ तो XCY लड़का, फिर इधर वाले X की बात हो गई। अब इससे बात करते हैं, इस वाले X को इस वाले X से करवाओ तो वही सेम कहानी, और वापस इस वाले X को इस वाले Y से करवाओ तो वही कहानी। जरा देखो, ये तो हो गई वाहक पुत्री, ये वाहक है या बीमारी है क्योंकि इसके पास एक ही X है, और एक X है तो वो अपने आप को तो प्रदर्शित करके रहेगा, तो ये है रोगी यानी कि वर्णांध पुत्र। यहां पे देखो, ये वाहक है, ये रोगी है। देखो फिर वही बात आ गई, वहां पे हमने जो हीमोफीलिया में नर को क्या लिया था, बीमार लिया था, लेकिन लड़कियां बीमार नहीं थी, लड़कियां बीमार हो गई थी। ठीक है, पहले वाले केस में हमने क्या किया था, आपको बताया था क्रिस क्रॉस चलता है। देखो यहाँ पे औरत बीमार है, तो बीमार कौन होना चाहिए था, लड़कियां होनी चाहिए थी, लेकिन औरत ने औरत को बीमारी नहीं फैलाई, औरत मेल को बीमारी फैलाती है, यही क्रिस क्रॉस है। तो देखो इसके जो पुत्रियां हैं वो तो सारी कैसी होंगी, वाहक होंगी, मतलब इनमें डिजीज नहीं है, लेकिन खराब वाला जीन इनके अंदर है ना, वाहक है ये। और ये दोनों जो है वो कैसे हो गए, रोगी यानी वर्णांध हो गए। कलर ब्लाइंडनेस हो गई इनको। दूसरा केस स्टडी कर लें एक और, ठीक है, तो ये वाले केस। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कितने प्रतिशत बच्चे रोगी हैं, तो कितने प्रतिशत बच्चे रोगी हैं, 50% बच्चे। अगर आपको पूछ लें कि कितने प्रतिशत पुत्र रोगी हैं, तो 100% पुत्र। भाई कितने प्रतिशत बच्चे, तो बच्चों को 100 मान लें, तो 2 बच्चे लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, तो 50% लड़कियां, मतलब दोनों लड़के ही क्या हो गए, 50% लड़कियां हैं, 50% लड़कियां, आधे आधे है ना। तो 50 के 50% बच्चों में से 50% बच्चे कैसे हैं, रोगी। लेकिन लड़के पूछ लें कि लड़के, तो अब लड़के तो 2 ही हैं, 2 ही 100 के बराबर है ना, लड़कियां तो आ ही नहीं रही, लड़के पूछा है, तो 100 के 100% पुत्र कैसे हैं, रोगी हैं।
ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, शब्दों में उलझाया जा सकता है आपको। बच्चे 100, 50% लड़कियां, 50% लड़के, तो 50% बच्चे जो है वो कैसे हो गए, रोगी। लेकिन सिर्फ लड़के पूछे तो 100, सारे के सारे लड़के, 100% नहीं भी समझ में आया तो लिखो सारे के सारे लड़के जो हैं वो कैसे हैं, रोगी हैं। और लड़कियां वाहक है, सारी लड़कियां कैसी है, वाहक है। अब इसी का दूसरा केस एक और ले लेते हैं। क्या केस ले अब, चलो, माता जो है वो वाहक है और पिता जो है उसको रोगी बना देते हैं। वाहक माता, पिता रोगी। बच्चे बनाओ इनके, अपनी कॉपी में बनाना है भाई, ये मैं खेल नहीं करवा रही हूं, ये खुद बनाओगे तभी समझ में आएगा। मैडम तो बनाती ही जाएगी, कब सब अपनी कॉपियों में बनाएंगे, पुराना नहीं बनाया तो वो भी बनाएंगे खुद से, ठीक है। ये खुद ही करने से समझ आएगा, ये किसी के समझाने से नहीं समझ आता। चलो, इसका C वाला x और उसका C वाला x थोड़ा सा बड़ा बना दूं। XC और उधर से भी x आएगा तो XC, ठीक है। यहाँ पे और लिख दूं, लड़की कैसी है, XC और XC, पुत्री। इधर से XC और उधर से Y आया तो पुत्र कैसा आया, XC और Y, पुत्र। फिर इधर से इस वाले x की दोनों कहानियां हो गई, इधर से XC, इधर से XC। अब इस वाले x की बात करो, इधर से अच्छा वाला x और उधर से XC, अच्छा वाला x और XC, पुत्री। इधर से अच्छा वाला x और y, XY, पुत्र। बताओ, जब हमने वाहक माता और रोगी पिता को ले लिया तो हमारे पास ये बच्चे आए, इसमें देखो पुत्री कैसी है, रोगी। पुत्री, दूसरी वाली पुत्री वाहक, पुत्र रोगी, पुत्र सामान्य, क्योंकि इस पे कोई खराब जीन नहीं है। आई बात समझ में, ये कॉम्बिनेशन मिला। मतलब अगर आप देखोगे बच्चे, कितने बच्चे रोगी हुए, तो एक पुत्र और एक पुत्री दोनों रोगी, 50% बच्चे जो है वो रोगी हो गए। और एक वाहक है और एक सामान्य है, तो सामान्य कितने परसेंट रहे, सामान्य 25%, क्योंकि एक ही तो बच्चा है, 100 में से चौथा वाला भाग जो है वो क्या है, सामान्य है, पुत्र वाला। तो 25% बच्चे जो है वो सामान्य बनेंगे, बाकी सारों में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। ये ऐसे परसेंटेज पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। तो इस हिसाब से आपको, मुझे लगता है, वर्णांतता जो है वो पूरा समझ में आ गया होगा और हीमोफीलिया भी समझ में आ गया होगा। इसको कोशिश करो, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाओ, और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा हम इसके थोड़े से क्वेश्चन भी कर लेंगे, ताकि आपके डाउट, और जो बच्चे बैच से जुड़े हुए हैं उनको तो वीडियो जो सॉल्यूशन है, होमवर्क सॉल्यूशन है, उसमें बहुत सारे मिल जाएंगे, तो वहाँ पे उनकी प्रैक्टिस हो ही जाएगी। तो इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। 2 डिजीज़ हमने पढ़ी है, 2 अगली बार पढ़ेंगे, वो ज़्यादा इतनी हैवी नहीं है तो इजीली समझ में आ जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, क्योंकि बीमारियां भी बाकी है।